हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्या। स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर 4 शंकर आयस इन्वायरमेंट से एक्वेटिक इकोसिस्टम। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वाइस आयस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दीजिए ताकि आपको ये अभी भी फ्रीली अवेलेबल हो, नहीं तो आगे जाके इसे पेड कोर्स कर दिया जाएगा अगर रिस्पांस अच्छा नहीं रहा तो। और थंबनेल पर दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए अगर आपको टेस्ट सीरीज़ या फिर करंट अफेयर्स का पैकेज ख़रीदना हो। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम, जैसा कि हमने अभी तक टेरेस्ट्रियल देखा था, वहाँ पे हम डील कर रहे थे लैंड से, ऐसा इकोसिस्टम जिसमें लैंड इन्वॉल्व है। लेकिन अब आता है हमारा वाटर वाला। ठीक है, तो जहाँ पे क्या होता है, वाटर होता है जिस इकोसिस्टम में, हैबिटेट जहाँ का वाटर है उसे एक्वेटिक इकोसिस्टम कहा जाता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम को क्लासिफाई किया गया है उनके सॉल्ट कंटेंट के हिसाब से 3 कैटेगरीज में। पहला है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, फिर आता है मराइन और फिर ब्रैकिश। छोटा मोटा आपको आइडिया पहले से रहा होगा क्योंकि थोड़ा बहुत तो हम लोग डिस्कस करते ही आए हैं। अब अच्छे से इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं कंटेंट के हिसाब से, कितना कंटेंट होना चाहिए सॉल्ट का। पहला है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में जो पानी, जो सैलिनिटी होती है, जो सॉल्ट कंटेंट होता है वो काफ़ी कम होता है, 5 पीपीटी। पीपीटी का मतलब है पार्ट्स पर 1000। इससे भी कम, 5 पीपीटी से जहाँ पे कम होता है जिस वाटर बॉडी में सॉल्ट कंटेंट, उसे फ्रेश वाटर बोलते हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कहा जाता है। एग्जांपल जैसे लेक्स हो गए, छोटे छोटे जो पॉन्ड्स हो गए, ठीक है। उसके बाद पूल्स तो आपको पता ही होगा। स्प्रिंग्स, स्ट्रीम्स, मतलब जहाँ भी छोटी बहुत थोड़े बहुत वाटर बॉडीज़ होते हैं वहाँ फ्रेश वाटर होता है। ओके, जैसे छोटी नदियाँ हो गई, स्ट्रीम्स हो गए। ओके, फिर देखिए मराइन इकोसिस्टम। अब यहाँ पे क्या होता है, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, 35 पीपीटी से ज़्यादा। एग्जाम्पल क्या है, शैलो सीज और ओपन ओशंस, बड़े बड़े समुंदर होते हैं वहाँ पे पता ही होगा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है। उसके बाद इन दोनों के बीच में जो आता है वो है ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम, जहाँ पे सॉल्ट कंटेंट कितना होता है, 5 से लेकर 35 तक। यहाँ पे 5 था, फिर बाद में यहाँ पे आया हो गया 35 से ऊपर। अब 5 से लेकर 35 पीपीटी तक सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे होता है उसे ब्रैकिश वाटर कहते हैं। एग्जाम्पल है एस्चुरीज, सॉल्ट मार्शेस, मैंग्रोव्स और स्वॉम्प एंड फॉरेस्ट, मैंग्रोव, स्वॉम्प एंड फॉरेस्ट। तो फ्रेश वाटर का इकोसिस्टम का एग्जाम्पल्स और कहाँ कहाँ पे पाया जा सकता है इंडिया में। देखिए जैसे डल लेक हो गया, वुलर लेक हो गया, ये कहाँ पे, ये है जम्मू कश्मीर में। मराइन का हम लोग जानते हैं कहाँ पे हो सकता है, पैंगोंग सो लेक। ओके, और ब्रैकिश में एक फेमस है पुलिकट लेक। ठीक है, तो जस्ट ये एग्जाम्पल्स है, बुक में नहीं है, मैं ऐसे बता रही हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसमें ऑर्गेनिजम्स भी होंगे। अभी तक हमने सॉल्ट कंटेंट पे उसे डिवाइड कर लिया था कैसे इकोसिस्टम्स हो सकते हैं। अब ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ वो कहाँ रहते हैं, जोन ऑफ ऑकरेंस, रहने की जगह पे, और वो कौन कौन सी जगह क्रॉस कर सकते हैं। ओके, एबिलिटी टू क्रॉस दीज जोन्स, उस पर फ्लोरा और फौना दोनों को डिवाइड किया गया है जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। और ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा होंगे, कहीं पे बहुत कम होंगे, उसे अनइवन कहते हैं। तो पहला है न्यूस्टॉन। न्यूस्टॉन क्या होते हैं, अनअटैच्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये लगभग कहाँ पे रहते हैं, एयर और वाटर के इंटरफेस पे रहते हैं। ठीक है, ये जो सतह होती है, सरफेस होती है, यहाँ पे एयर होता है और यहाँ पे वाटर, तो ये लगभग इस एरिया पे, इस सरफेस पे यहाँ ये रहते हैं, उन्हें न्यूस्टॉन बोलते हैं। तो अनअटैच्ड ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, एयर वाटर इंटरफेस, ये आपके कीवर्ड्स है, याद रखिए इन्हें, सच एज फ्लोटिंग प्लांट्स। फिर देखते हैं, तो जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये टॉप में ही रहते हैं, एयर वाटर सरफेस के ऊपर ही रहते हैं। एग्जाम्पल्स है वाटर स्ट्राइडर, और कुछ होते हैं वो क्या करते हैं, नीचे भी चले जाते हैं। ठीक है, जो एयर वाटर इंटरफेस के नीचे भी कभी कभी चले जाते हैं और वहाँ पे अपना खाना लेकर फिर वापस आ जाते हैं। एग्जाम्पल्स है बीटल और बैक स्विमर्स। बैक स्विमर्स इसलिए क्योंकि वो अपने अपने पीठ पर स्विम करते हैं।
फिर आता है पेरीफाइटन। पेरीफाइटन क्या होता है, ये वहाँ पे अनअटैच लिखा हुआ था पहले वाले में, ये अटैच रहते हैं। कहाँ, जो स्टेम्स है, मतलब वो जो मराइन जो प्लांट्स होते हैं ना, वहाँ पे भी प्लांट्स होते हैं, तभी तो फोटोसिंथेसिस होती है। तो उसके रूट्स में, स्टेम्स में, सब में ये चिपक कर रहते हैं, अटैच रहते हैं। और ऐसे का जो एमर्जिंग अबव द मड, मतलब ये जो बॉटम मड है उससे ऊपर जो थोड़े बहुत रहते हैं वहाँ पे ये रहते हैं। एग्जाम्पल जैसे ससाइल एल्गे हो गया, और उसी तरह के जो एनिमल्स होते हैं उससे एसोसिएटेड ग्रुप क्या आ गया, उसके आसपास जैसे जो एनिमल्स रहते हैं उन्हें ये पेरीफाइटन में गिना जाता है। फिर आता है हमारा प्लैंकटन। प्लैंकटन माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स हो सकते हैं, जैसे एल्गे, तो उसे फाइटोप्लैंकटन कहेंगे। प्लांट जहाँ पे आ गया तो मतलब फाइटो हो गया, और एनिमल जहाँ पे आ गया उसे जू बोलेंगे, राइट। फिर देखते हैं एनिमल, पहला बताया इन्होंने माइक्रोस्कोपिक प्लांट, जैसे एल्गाई हो गया उसे फाइटोप्लैंकटन बोलेंगे, और एनिमल्स हो गए जैसे क्रस्टेशियंस और प्रोटोजोवंस, ठीक है, तो उन्हें जू प्लैंकटन कहेंगे। ये मराइन एक्वेटिक इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, और ये जो होते हैं वो स्विफ्ट मूव, मतलब एक्सेप्ट सर्टेन स्विफ्ट मूविंग, ये सभी उसमें पाए जाते हैं। ढंग से देखिए क्या लिखा गया है, एक्सेप्ट सर्टेन स्विफ्ट मूविंग वाटर्स, क्योंकि ये ज़्यादा हिल डुल नहीं सकते, जल्दी जल्दी ये भाग नहीं सकते हैं, जैसे शार्क्स की तरह ये मूव नहीं कर सकते हैं। तो उनके जो लोकोमोटरी, मतलब ये जो मूव करने की जो क्षमता होती है, हिलने की जो क्षमता होती है, वो लिमिटेड होती है, उतनी ज़्यादा नहीं होती है, वो हिल नहीं सकते। इसलिए उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब वो कहाँ कहाँ रहेंगे, वो किस पर कंट्रोल होता है, जो वाटर में जो करंट्स होती है, करंट्स के बारे में आपको पता होगा, तो जो करंट्स होती है उसी पे डिपेंडेंट होता है। तो जहाँ ये स्विफ्ट मूवर्स नहीं होते हैं, जल्दी से ये मूव नहीं कर सकते हैं। फिर आता है नेक्टॉन्स। अब नेक्टॉन्स देखिए, ये ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं जो स्विमर्स कहलाते हैं, और नेक्टॉन्स काफ़ी बड़े होते हैं और पावरफुल भी होते हैं, क्योंकि उन्हें वाटर करंट्स को पार करके, मतलब वाटर करंट्स को ओवरकम करना होता है और फिर मूव करना होता है, तो उन्हें इसलिए पावरफुल होना होता है। उनका साइज़ देखिए इतना हो सकता है, वो मतलब यहाँ से 2 mm से लेके बहुत बड़े बड़े एनिमल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि ब्लू व्हेल तक हो सकते हैं। तो ब्लू व्हेल हो गए तो मतलब वो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। फिर आता है बेंथोस। बेंथोस मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो नीचे रहते हैं, बेंथोस का मतलब ही नीचे होता है, बेंथिक, ठीक है। तो फिर वो कहाँ है, बॉटम ऑफ द वाटर मास में, सबसे नीचे पाए जाते हैं, धरातल में। जो हर एक जो इकोसिस्टम होता है, हर तरह का जो इकोसिस्टम होता है उसमें बेंथोस होते ही हैं, वेल डेवलप्ड बेंथोस मोस्टली पाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो भी मैंने समझाया था उसे पिक्चर के थ्रू समझाया गया है। यहाँ पे देखिए न्यूस्टोन, ये एयर वाटर सरफेस पे है। जू प्लैंक्टन्स आप यहाँ देख सकते हैं, ये ज़्यादा हिलते डुलते नहीं है। फिर आता है हमारा पेरीफाइटन, ये देखिए प्लांट से चिपका हुआ है, रूट से, स्टेम से। फिर हमारा नेक्टॉन देखिए बड़े होते हैं क्योंकि इन्हें स्विम करना होता है, स्विमर्स होते हैं ये। और बेंथोस फिर नीचे नीचे पाए जाते हैं। फिर आता है फैक्टर्स लिमिटिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स। तो देखिए सनलाइट और ऑक्सीजन होते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में, ठीक है। और मॉइस्चर और जो टेम्परेचर होता है वो कहाँ पे होते हैं इम्पॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर्स, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। तो सनलाइट और ऑक्सीजन हो गया हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए, और मॉइस्चर और टेम्परेचर हो गया टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के लिए। फिर देखिए पहला देखते हैं सनलाइट। तो जो सनलाइट की जो पेनिट्रेशन, जैसे जो सनलाइट की एंटर करने की जो क्षमता होती है, पानी के अंदर एंटर करेगा ना तभी जाके फोटोसिंथेसिस होगी। तो जो सनलाइट की जो पेनिट्रेशन की जो क्षमता है वो डिमिनिश, मतलब धीरे धीरे कम होने लगती है। जैसे ही वो पानी में और गहरा गहरा जाते रहता है, तो जो सनलाइट की जो पेनिट्रेशन कैपेसिटी है, अंदर जाने की जो क्षमता होती है, वो धीरे धीरे कम होती रहती है। द डेप्थ टू विच लाइट पेनिट्रेट्स अ लेक डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन। ऑब्वियसली जैसे ही सनलाइट अंदर जाता रहेगा तो फोटोसिंथेसिस वहाँ होता रहेगा। धीरे धीरे जब सनलाइट कम होता रहेगा तो फोटोसिंथेसिस कम होगा, उसके वजह से प्लांट जो होता है वो भी नीचे नीचे जाके कम होते रहेंगे। ये सिंपल सा रिलेशन है, ये दिया गया है। तो प्लांट की जो लाइट के जो पेनिट्रेशन के हिसाब से प्लांट डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं।
तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से इन दो क्राइटेरिया पे क्या किया गया है, फोटिक और एफोटिक जोन्स में पे क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, फोटिक और एफोटिक जोन्स। अब फोटिक जोन्स में देखिए फोटोन, फोटो ये सब जहाँ पे आ जाता है उसका मतलब लाइट से होता है। ठीक है, तो अब रूट समझिए, फोटिक मतलब लाइट से रिलेटेड होगा। तो अब देखिए जो अपर लेयर होती है, जहाँ तक वाटर पेनेट्रेट करता है वहाँ पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी होती है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है। फिर ये जो जोन ऑफ डेप्थ मतलब कहाँ तक वाटर पेनिट्रेट करेगा, वो उस जो पानी है उसकी ट्रांसपेरेंसी मतलब आपको पता होगा, ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट। तो कितना क्लियर है वाटर कितना क्लियर है, कितना अच्छे से दिख रहा है नीचे तक, तो उस पर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा तो ज़्यादा सनलाइट नीचे तक जा सकेगा, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो पाएगा। तो वहाँ पे क्या होता है, ऐसे फोटिक जोन में फोटोसिंथेसिस होता है, ऑब्वियसली रेस्पिरेशन भी होता है। फिर उसे फोटिक या यूफोटिक जोन कहते हैं। तो ये लाइटेड होता है क्योंकि यहाँ पे सनलाइट पहुँच पा रहा है। और वेल मिक्सड पोर्शन दैट एक्सटेंड फ्रॉम लेक सरफेस डाउन टू वेयर लाइट लेवल इज़ 1% ऑफ दैट सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट का जो 1% होता है वहाँ तक सरफेस के वहाँ तक ये लाइट देता है। ठीक है, तो उसे यूफोटिक और फोटिक जोन बोलते हैं। फिर आता है एफोटिक जोन। अब एफोटिक मतलब इसका ऑब्वियसली ऑपोजिट होगा। तो फिर देखते हैं लोअर लेयर्स ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो जो नीचे के लेयर्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट ज़्यादा नहीं पहुँच पा रही है, जहाँ पे लाइट पेनिट्रेशन रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, लिमिटेड है, नहीं जा पा रही है लाइट, वहाँ पे सिर्फ रेस्पिरेशन हो रहा है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। तो ये जो एफोटिक जोन है वो लिटोरल एंड फोटिक जोन से नीचे होता है। तो ये जो फोटिक जोन से उसके बॉटम, ठीक है, बॉटम ऑफ द लेक में पाया जा रहा है। वहाँ पे लाइट जो है ट्रैवल कर रही है, लाइट जो है वो लाइट का लेवल बहुत कम है, इसलिए फोटोसिंथेसिस भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, एब्सेंट नहीं है, बहुत लो है, ये आपको याद रखना है, बहुत लो है, एब्सेंट नहीं है। फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, बहुत कम लेवल का हो रहा है, क्योंकि जो लाइट का जो पेनिट्रेशन है वो कम है, बहुत लो है। फिर रेस्पिरेशन लेकिन होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, लेकिन हर डेप्थ में रेस्पिरेशन ज़रूर हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे देखिए बेंथोस में नीचे भी बेंथोस तो है, अवेलेबल है, तो वो तो रेस्पिरेशन करेंगे। तो रेस्पिरेशन हर लेवल पे हो रहा है। तो ये जो अनलिट जोन है, यहाँ पे लाइट नहीं है, इसे प्रोफंडल जोन भी कहा जाता है। जो डीप जो जगह उसे इसे प्रोफंडल जोन भी कहते हैं। और यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे रेस्पिरेशन हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कंजम्पशन हो रहा है। ऑक्सीजन बन नहीं रहा है, लेकिन ऑक्सीजन का कंजम्पशन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है। ये याद रखने वाली चीज़ है। फिर एक टर्म है वाटर किल। क्या होता है, जब स्नो मतलब जहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, स्नो पड़ती है, वहाँ पे क्या हो जाता है, आइस की वजह से वो पूरी जो वाटर सरफेस है वो पूरा ढक जाता है आइस से। उससे क्या होता है, अंदर जो प्लांट बॉडी जो वाटर बॉडी होती है उसमें अंधेरा छा जाता है। अब उसकी वजह से क्या, फोटोसिंथेसिस ऑब्वियसली रुक जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं है, तो वहाँ पे रुक जाता है। फिर क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है वो डिप्लीट होने लगता है, क्योंकि रेस्पिरेशन होने लग जाती है लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाता है, फिश मर जाती हैं इस वजह से। लेकिन हमें पता तक नहीं चलता है जब तक कि वहाँ पे जो आइस है वो पूरी तरह मेल्ट नहीं हो जाती है। और मेल्ट होने के बाद फिर क्या होते हैं, जो मर चुकी हैं जो मछलियाँ मर चुकी है वो फिर ऊपर आ जाती हैं, सरफेस पर आ जाती है, उसे क्या क्या कहते हैं, विंटर किल बोलते हैं। अब ये जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये विंटर किल फिनोमिना है। ओके, फिर आता है टर्म डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन। तो अभी तक तो लगभग सभी को पता होगा, स्कूल में पढ़ा होगा कि पानी में ऑक्सीजन घुला हुआ होता है। ठीक है, एयर में जैसे इस तरह से अवेलेबल है, वहाँ पे एयर तो है नहीं, तो घुला हुआ होता है पानी के अंदर, इसे डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कहते हैं। तो इन एक्वेटिक इकोसिस्टम ऑक्सीजन इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर। ठीक है, उसका कॉन्सेंट्रेशन वेरी करता है।
हर जगह पे उसका कॉन्सेंट्रेशन वेरी करता है। किस तरह से? इनपुट और आउटपुट। अब इनपुट क्या हो गया? थ्रू फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन आ रहा है। आउटपुट हो गया रेस्पिरेशन। ओके, फिर देखिए जो फ्रेश वाटर होता है उसमें जो एवरेज कॉन्सेंट्रेशन होती है वो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन की वो 0.0010% होती है। ठीक है, जिसे 10 पार्ट्स पर मिलियन भी कह सकते हैं। 10 ppm, याद रखिए मिलियन है यहाँ पे। हमने सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन हमने थाउजेंड्स में देखा था, यहाँ पे हम मिलियंस में देख रहे हैं बाय वेट। ठीक है, ये क्या होता है हमें ये थोड़ा सा ये याद रखना है। और ये याद रखना है ये जो एयर में जो हमारी ऑक्सीजन पाई जाती है, जो हवा में ऑक्सीजन पाई जाती है उसका 150 टाइम्स कम होता है। ये उससे कंपेयर करें तो जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होता है 150 टाइम्स कम होता है। मतलब जो वाटर बॉडी होते हैं उसमें जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है वो 150 टाइम्स कम होती है। उतना बहुत ज़्यादा कम होता है कंपेयर करें तो जितना हमें एयर में प्रेजेंट होता है। समझ आ गया आपको? फिर देखिए ऑक्सीजन का कैसे एंटर करता है? थ्रू एयर वाटर इंटरफेस। जो सरफेस में मैंने दिखाया था एयर वाटर इंटरफेस, जहाँ पे न्यूट्रॉन रहते हैं, तो वहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी होती है उसके थ्रू एक्वेटिक जो एक्वेटिक प्लांट होती है वो फोटोसिंथेसिस करती है, उससे डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन आता है वाटर बॉडी में। फिर जो ऑक्सीजन जो क्वांटिटी होती है उस डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन की जो उस इकोसिस्टम में प्रेजेंट होती है वो जो बताए हुए जो प्रोसेसेस हैं उन पर डिपेंड होता है। ठीक है, तो देखते हैं डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन क्या करते हैं? एस्केप द वाटर बॉडी थ्रू। एस्केप भी ये इसी इंटरफेस से करते हैं, एंटर भी करते हैं और एस्केप भी करते हैं। एयर वाटर इंटरफेस, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एयर वाटर इंटरफेस ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये की टर्म है। ओके, थ्रू रेस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। पहला था फोटोसिंथेसिस से आ रहा है वही एयर वाटर इंटरफेस से, और एस्केप भी हो रहा है थ्रू दिस एयर वाटर इंटरफेस। लेकिन प्रोसेस क्या है? रेस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि फिश हो गए, डिकम्पोजर्स हो गए, जू प्लैंक्टन्स हो गए। ये क्या है? ये सारे फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं लेकिन रेस्पिरेशन कर रहे हैं। फिर देखते हैं अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन रिटेन्ड इन वाटर इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर। तो देखिए मोस्ट ऑफ द अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है वो टॉपिक, मैं फिर भी बता दूं पहले से ताकि आपको याद रहे। जो भी वाटर बॉडीज़ के प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारे, हम आगे जाके प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो एक्वेटिक सिस्टम में, इकोसिस्टम में किस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, थ्रेट्स होते हैं। तो उनका बहुत सारा जो पार्ट होता है वो कंट्रीब्यूट करता है टेम्परेचर। जो इंक्रीजिंग टेम्परेचर हो रहा है ना वाटर बॉडीज़ का, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो कभी भी आपको मतलब यूपीएससी में एमसीक्यूज़ में आए तो आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखना है कि टेम्परेचर का तो रोल होता ही है। ओके, फिर देखते हैं यहाँ पे आते हैं ऑक्सीजन इज़ लेस सॉल्युबल इन वार्म वाटर। तो जब पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है तो वहाँ पे सॉल्युबिलिटी जो ऑक्सीजन की होती है, घुलने की जो क्षमता होती है वो कम होने लगती है। फिर वार्म वाटर ऑल्सो इनहेंसेस डिकम्पोजर एक्टिविटी। तो इसकी वजह से क्या होता है? डिकम्पोजर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होने लग जाती है। डिकम्पोजर तो आपको अभी तक आपको अच्छे से याद हो ही गया होगा, हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है पिछले चैप्टर्स में, राइट। फिर उसके वजह से डिकम्पोजर्स की जो एक्टिविटी हो जाती है, और ये बायोजी केमिकल भी हमने पढ़ा था, राइट। तो फिर उससे क्या होता है? जो ऑक्सीजन होता है वो डिप्लीट होने लग जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने लग जाती है। देयरफॉर इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ अ वाटर बॉडी इंक्रीजेज द रेट एट विच ऑक्सीजन इज डिप्लीटेड। ठीक है, तो फिर जो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होता है? जो ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और गायब होने लगता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? तो टेम्परेचर अभी तक हमने डिस्कस किया कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन डिप्लीशन बढ़ने लग जाता है, ऑक्सीजन गायब होने लगता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा होता है वाटर बॉडीज़ में। व्हेन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल फॉल्स बिलो इस ppm 3 to 5 ppm से कम होने लग जाता है, तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है वो फिर मरने लग जाते हैं, उन्हें सस्टेन नहीं किया जा सकता, फिर वो मरना शुरू कर देते हैं। और फैक्टर्स देखते हैं जिससे कि क्या होता है? जो एक्वेटिक प्रोडक्टिविटी है उस पर फ़र्क पड़ता है। अब प्रोडक्टिविटी क्या हो गए हमारे? यही फोटोसिंथेसिस हो गया और ऑक्सीजन हो गया, तो उसकी वजह से फिर प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन और वहाँ के और भी जो डाइवर्सिटी है, एनिमल्स, मतलब एनिमल्स जैसे जू प्लैंक्टन जैसे इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स है उसे कहते हैं। ठीक है, उस पर क्या फ़र्क पड़ता है? तो पहला आ गया ट्रांसपेरेंसी। मैंने बताया था ट्रांसपेरेंट रहेगा तो वहाँ पे सनलाइट पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा, तो ये एक तरह से फेवरेबल है ट्रांसपेरेंसी।
ट्रांसपेरेंसी अफेक्ट्स द एक्सटेंट ऑफ लाइट पेनिट्रेशन, बताया था मैंने। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जैसे कि क्ले हो गया, सिल्ट हो गया, फाइटोप्लैंक्टस हो गए, उससे क्या होता है जो वाटर होता है टर्बिड हो जाता है। टर्बिड मतलब जो क्लैरिटी होती है ना वो धीरे धीरे वो थोड़ा धुंधला होने लगता रहता है। अब जैसे क्लियर वाटर है, अभी उसमें कुछ हमने डाल दिया तो फिर वो क्या होगा, पानी अब थोड़ा गंदा गंदा सा दिखने लगेगा और अच्छा नहीं दिखेगा, मतलब क्लियर नहीं दिखेगा। तो उससे क्या होगा, जो लाइट है वो ढंग से पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। फिर उसके वजह से क्या होता है, हाँ उसके वजह से जो लाइट पेनिट्रेशन है फिर ऑब्वियसली वो कम होने लग जाती है, और फिर फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी भी उसकी वजह से काफ़ी हद तक सिग्निफिकेंट वे में अफेक्ट होने लगती हैं। ठीक है, तो इसलिए ट्रांसपेरेंट वाटर फेवरेबल है, अच्छा है। और अगर उसमें कुछ और इस तरह जो मिट्टी विट्टी ये सब पड़ गया, क्ले पड़ गया, फाइटोप्लैंक्टन हो गए, तो उसकी वजह से वो टर्बिड होने लगता है। फिर आता है टेम्परेचर देखिए, ये द वाटर टेम्परेचर उतना जल्दी चेंज नहीं होता। आपको पता ही होगा जो कोस्टल सिस्टम होते हैं, कोस्टल एरियाज होते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा वेरी नहीं करता है, लगभग साल भर लगभग एक जैसा रहता है, वेरिएशन कम होता है। कंपैरेटिवली जो लैंड एरियाज होते हैं वहाँ पे जो जितना वेरिएशन आता है टेम्परेचर में, एनुअल टेम्परेचर में, उतना टेम्परेचर में जो वेरिएशन है वहाँ नहीं होता। तो वही उसी तरह बताया कि जो वाटर टेम्परेचर होता है वो उतनी रैपिडली चेंज नहीं करता जितना कि एयर में टेम्परेचर चेंज करता है, क्योंकि उसका जो स्पेसिफिक हीट है वो एयर से ज़्यादा होता है। तो ये स्पेसिफिक हीट कुछ नहीं है, जो गर्म होने कितना डिग्री से गर्म हो रहा है उसे कहते हैं। ये एक टर्म है, ये आप गूगल कर लीजिए क्योंकि साइंस की क्लास नहीं है। तो जो स्पेसिफिक हीट होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, यही बताया गया। तो जो लार्जर दैट इज़ larger amounts of heat energy must be added or taken away from water to raise or lower its temperature। ठीक है, तो जो जितनी हीट एनर्जी होती है वो ज़्यादा लगती है इसे टेम्परेचर को घटाने में या बढ़ाने में। ठीक है, तो क्योंकि यही बताया कि जो वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो जल्दी चेंज नहीं होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा हीट एनर्जी लगती है। सिंस वाटर टेम्परेचर्स आर लेस सब्जेक्ट टू चेंज, ठीक है, तो जल्दी ये चेंज नहीं होते हैं। तो फिर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो उनका टॉलरेंस लिमिट होता है, जितना कि वो बर्दाश्त कर सकते हैं चेंज वेरिएशन जो टेम्परेचर में हो रहा है वो कम होता है। अब सडनली जैसे होम्योस्टेसिस आपने ये सब पढ़ा होगा, तो उससे क्या होता है जो टेम्परेचर सराउंडिंग में कितना चेंज हो रहा है उस पर डिपेंड करता है उनके एक्वेटिक सिस्टम्स का। अगर टेम्परेचर ज़्यादा चेंज हो गया तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो जो उनका जो सर्वाइवल का मतलब उनका जो टॉलरेंस का लिमिट होता है, जिससे जितना कि वो बर्दाश्त कर सकते हैं, वो बहुत छोटा होता है, क्योंकि वाटर बॉडीज़ में टेम्परेचर ज़्यादा चेंज नहीं होता है। तो ये भी एक रीज़न्स है बहुत सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के मर जाने का, क्योंकि वाटर टेम्परेचर आजकल ज़्यादा चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग ऑब्वियसली बढ़ रही है, तो उस वजह से भी ये जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है वो मर जा रहे हैं। वही ये धीरे आगे जाके एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि टेम्परेचर जो होता है वाटर सरफेस का काफ़ी कम चेंज होता है, तो इसलिए उनकी टॉलरेंस लिमिट काफ़ी कम होती है। फिर क्या होता है, तो जो इवन स्मॉल चेंजेस अगर वाटर टेम्परेचर में हो गए ना, जैसे कुछ पॉइंट डिग्रीज, कुछ फ्रैक्शन ऑफ डिग्रीज भी चेंज हो गए ना, उन्हें पता लग जाता है, तो फिर उनकी जो सर्वाइवल होती है ना एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, उसको थ्रेट आने लग जाता है। एक डिग्री ये सब तो उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज, 1 डिग्री चेंज हो गया तो डिग्री सेल्सियस चेंज तो उनके लिए ज़्यादा ही हो जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, कंपेयर टू एयर टेम्परेचर्स इन टेरेस्ट्रियल, तो जो यही बताया गया एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनकी सर्वाइवल में दिक्कत आ जाती है। थोड़ा बहुत भी वाटर टेम्परेचर चेंज होता है तो उनके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। फिर आता है इन्हीं जो लिमिटिंग फैक्टर्स हैं ना, उसके बेसिस पे और जो वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है, उन्हें क्लासीफाई किया गया है। जैसे कि लेक्स हो गया, पॉन्ड्स हो गए, रिवर्स हो गए, स्ट्रीम्स हो गए, एस्चुरीज, ओशंस एंड सीज, ये सब आपने ना ज्योग्राफी में पढ़ा ही होगा। नहीं पढ़ा तो आप लोग देख लीजिए इनमें डिफरेंस क्या है, ये सब इन सब में डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस देख लीजिए, नहीं तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। ऑलरेडी ये चैप्टर काफ़ी बड़ा चैप्टर है। फिर आता है क्या आप जानते हैं, तो बैट्स होते हैं वो सोशल एनिमल्स होते हैं, जो चमगादड़ होते हैं वो सोशल एनिमल्स होते हैं। वो देखा ही होगा सबने, उल्टा उल्टा लटक के सोते हैं, ठीक है, और ये रात को खाना खाते हैं, नॉक्टर्नल जिन्हें कहते हैं,
और दिन भर लगभग अपने गुफाओं में सोते हैं या फिर ट्री टॉप्स में ये रहते हैं। और दे आर सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ मैमल्स आफ्टर रोडेंट्स। रोडेंट्स के बाद, रोडेंट्स मैंने पिछली बार बताया था जो चूहे होते हैं जिनके सामने के दांत बड़े बड़े होते हैं, उसके बाद जो मैमल्स हैं, जो मैमल्स आपको पता ही होगा, मैमल्स में सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप होते हैं बैट्स। ठीक है, फिर एक नया है, फिर ये हम देखते हैं लेक इकोलॉजी। ठीक है, तो फिर एनी बॉडी ऑफ स्टैंडिंग वाटर, मतलब पानी ठहरा हुआ है वहाँ पे, ऐसा वाटर बॉडी जहाँ पानी ठहरा हुआ है, स्टैंडिंग वाटर, जनरली लार्ज इनफ इन एरिया एंड डेप्थ। ठीक है, इतना बड़ा होता है, एरिया और डेप्थ में थोड़ा बड़ा ही होता है। इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स हाइड्रोलॉजी, इकोलॉजी एंड अदर कैरेक्टर, इट इज़ नोन एज लेक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो स्टैंडिंग वाटर बॉडी है और थोड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी हाइड्रोलॉजी ये सब पे कोई हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, उसे लेक कहेंगे। ठीक है, फिर देखिए एजिंग ऑफ लेक्स, ये इम्पॉर्टेंट है देखना। तो लाइक एनी ऑर्गेनिज्म लेक आर बॉर्न। ठीक है, वो पैदा होते हैं और कैसे ओरिजिनेट करते हैं, कुछ जियोलॉजिकल और जियोमॉर्फिक इवेंट्स के वजह से। ठीक है, तो कुछ ना कुछ इवेंट्स चलते रहते हैं, उस ऐसे जियोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं, जियोमॉर्फोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं, उससे क्या होता है, ये बॉर्न होते हैं, फिर ये ग्रो करते हैं और टाइम के साथ चेंज भी होते रहते हैं, और बिकॉज ऑफ अदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, और फिर वो मर भी जाते हैं। ठीक है, पैदा होते हैं, ग्रो करते हैं, चेंज होते हैं और फिर मर जाते हैं, उसे एजिंग ऑफ लेक्स कहते हैं यहाँ पे। हाँ, उसे एजिंग ऑफ लेक्स कहते हैं। तो इन्हें वाटर पहले तो कहाँ से आता है, सरफेस रन ऑफ। ठीक है, जो सरफेस पे बाहर पानी बहता है उससे, और जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज। उसके साथ ही अदर केमिकल सब्सटेंसेस जो होते हैं, और इरोडेड, मतलब इरोडेशन आपको पता ही होगा। ठीक है, जो ऊपरी जो सतह निकल जाती है पानी की वजह से, उसके भी आ जाते हैं। ठीक है, फिर ओवर पीरियड्स स्पैनिंग मिलेनियम, मिलेनियम अब देखिए मिलेनियम का ये प्लूरल है, तो काफ़ी सालों से मिलेनियम से जाके में क्या होता है, ओवर द पीरियड एजिंग होने लगती है लेक्स की। जब क्या होता है, ये जो मिनरल्स होते हैं और ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, ये इरोजन, ये सब की वजह से, यहाँ पे जो दिए गए थे फैक्टर्स, सरफेस रन ऑफ हो गया, इरोजन हो गया, इसके वजह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं। जो मिनरल्स हैं और ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं और धीरे धीरे बढ़ जाते हैं, उससे फिर एजिंग होने लगती है लेक की। तो जो न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट है, अब कैसे हुआ था मैंने बताया, सरफेस रन ऑफ याद रखिए, एरोजन ये सब याद रखिए। ठीक है, उससे जो एनरिचमेंट होने लग जाती है जो लेक्स की, उससे क्या होता है, एल्गे, ग्रोथ ऑफ एल्गे और एक्वेटिक प्लांट्स, ये सब प्रमोट होने लग जाता है, ऑफ वेरियस फौना। ठीक है, फौना देखिए, फौना अभी तक बताया हुआ एनिमल्स को बोलते हैं, मतलब फ्लोरा हो गया हमारा प्लांट्स, और फौना एनिमल्स ये सब। तो एल्गे और एक्वेटिक प्लांट्स की और ग्रोथ शुरू हो जाती है, तो उसे नेचुरल यूट्रिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है कल्चरल यूट्रोफिकेशन, जहाँ पे सेम न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट होता है लेक का, लेकिन वो एक्सेलरेटेड, काफ़ी फास्ट रेट में होता है, जल्दी जल्दी होता है। और क्यों होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। जैसे एग्जांपल दिया गया था डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर और एग्रीकल्चरल रन ऑफ, इस वजह से, उसके वजह से क्या हो, एजिंग जो होती है वो उस लेक की फास्ट होने लग जाती है, उसे कल्चरल यूट्रोफिकेशन कहते हैं। फिर देखिए इंडिया में क्या हाल है वो देखते हैं। इंडिया में नेचुरल लेक्स हैं काफ़ी कम हैं, जो नेचुरली बने हैं वो काफ़ी कम हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हिमालयन रीजन में, फ्लड प्लेन्स ऑफ इंडस, सिंधु घाटी में पाए जाते हैं। उसके बाद गंगा और ब्रह्मपुत्र इस साइड पाए जाते हैं। फिर सेमी एरिड एरियाज़ में भी मिलते हैं, और एरिड एरिया रीजन्स जो वेस्टर्न पार्ट्स ही होता है मोस्टली एरिड रीजन, और पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया में भी पाए जाते हैं, और थाउजेंड्स ऑफ अदर बॉडीज हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। तो क्योंकि यहाँ पे नेचुरली नहीं रहते इसलिए यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं सेमी एरिड एरिया जो कि वेस्टर्न पार्ट्स में। मतलब ये जो पुराने एंशियंट टाइम्स था, आपने पढ़ा ही होगा ये काफ़ी हिस्ट्री में। तो उस वक्त होते थे जो वहाँ के रूलर्स होते थे, वो ऐसे ऐसे एरियाज़ में वाटर बॉडीज़, मतलब लेक्स को बनाते थे, मैन मेड किया जाता था, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी है, उस हिसाब से वहाँ पे देख के इसे बनाया जाता था। जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया लेक सुदर्शन का, ये मौर्यन टाइम का है, देखिए 300 BC दिया गया है।
ठीक है, तो ये कहाँ पे पाया जाता है? गुजरात के गिरनार एरिया में। और परहैप्स ये मतलब शायद मैनमेड सबसे पुराना मैनमेड लेक है जो कि इंडिया में पाया जाता है। याद रखिए 300 BC लेक सुदर्शन। फिर उनकी सैलिनिटी के हिसाब से लेक्स को फिर क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, सिमिलरली एक्वेटिक इकोसिस्टम में जैसे किया गया है फ्रेश वाटर, ब्रैकिश और सैलाइन लेक्स। ओके, तो मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिया था फ्रेश वाटर का, जैसे वुलार लेक हो गया और डल लेक हो गया। फिर ब्रैकिश का मैंने दिया था पुलिकट लेक, फाइन। और सलाइन का हो गया हमारा पैंगोंग सो। ठीक है, फिर देखते हैं इंडिया में क्या है। पहले तो हमने देख लिया सैलिनिटी के हिसाब से लेक को कैटेगराइज किया गया है, और फिर बाद में न्यूट्रिएंट कंटेंट के हिसाब से भी कैटेगराइज किया गया है, ऑलिगोट्रॉफिक, मीसोट्रॉफिक और यूट्रॉफिक। ऑलिगो देखें, अगर किसी ने सुना हो तो ऑलिगार्की कहते हैं जिसे, ये तो याद होगा। रूट वर्ड क्या है? ऑलिगो। ऑलिगो मतलब क्या होता है? बहुत कम। जैसे ऑलिगार्की के मतलब कुछ ही लोग के, बहुत कम लोगों के जो हैंड्स में पावर होती है, ऑलिगार्की उसे कहते हैं। उसी तरह से ऑलिगोट्रॉफिक, अब ट्रॉफिक हमने पढ़ा था चैप्टर्स में, पिछले चैप्टर्स में, कि ट्रॉफिक मतलब इट इज़ रिलेटेड टू न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो ऑलिगोट्रॉफिक मतलब वेरी लो न्यूट्रिएंट्स, मीज़ो मतलब मॉडरेट, और यूट्रॉफिक मतलब हाई न्यूट्रिएंट। ओके, हाई न्यूट्रिएंट रिच। तो हमने कुछ पीछे स्लाइड्स में हमने नेचुरल यूट्रोफिकेशन, कल्चरल यूट्रोफिकेशन के बारे में पढ़ा था, फाइन। तो यहाँ पे यूट्रोफिकेशन में हाईली एनरिच्ड होता है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट कंटेंट हो जाता है। तो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ लेक्स जो इंडिया में हैं वो या तो यूट्रोफिक हैं या फिर मीजोट्रॉफिक हैं, क्योंकि ये ऑब्वियसली काफ़ी पुराने हैं तो वहाँ पे एजिंग लेक की ज़्यादा हो रही है। तो बिकॉज ऑफ न्यूट्रिएंट्स डिराइव फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, क्योंकि वहाँ पे उनकी जो सराउंडिंग्स है वहाँ पे ऑर्गेनिक वेस्ट ये सब की वजह से, और मेनली ह्यूमन एक्टिविटीज़ में ज़्यादा, आई थिंक मैं कहूँगी इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से भी यहाँ पे यूट्रोफिकेशन और मीजोट्रॉफिक लेक्स बनते जा रहे हैं। अब देखते हैं ये इनका मतलब टाइप्स ऑफ लेक्स देखते हैं और उनके पैरामीटर्स के हिसाब से हम इन्हें देखेंगे। पहला है, जैसे यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ लेक दिया गया, ऑलिगोट्रॉफिक और यूट्रॉफिक। अब एक्वेटिक प्लांट प्रोडक्शन, वहाँ पे प्लांट कितना होता है? तो जो ऑलिगोट्रॉफिक होता है ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, तो फिर वहाँ पे प्लांट प्रोडक्शन कम होगी। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे यूट्रोफिकेशन की वजह से क्या होता है? एलिमिनेट ही हो जाते हैं। क्यों हो जाता है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस से ज़्यादा वहाँ पे क्या होता है? रेस्पिरेशन होने लग जाती है, तो फिर ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है, उसकी वजह से लगभग एलिमिनेट ही हो जाते हैं जो प्लांट प्रोडक्शन होती है। उसके बाद एनिमल प्रोडक्शन वो भी लो ही होती है, सेम रीजंस की वजह से। फिर क्या आता है? एक्वेटिक प्लांट न्यूट्रिएंट फ्लक्स, न्यूट्रिएंट और कितना आ रहा है। यहाँ पे क्या होता है? यूट्रोफिकेशन में न्यूट्रिएंट ज़्यादा होता है, लेकिन ऑलिगो में ऑब्वियसली नाम से ही बताया गया कि न्यूट्रिएंट्स तो कम ही हैं। फिर ऑक्सीजन इन द हाइपोलिम्यून मतलब बॉटम लेयर में कितना है ऑक्सीजन, तो यहाँ ऑक्सीजन जो ऑलिगोट्रॉफिक में तो प्रेजेंट होता है, लेकिन यूट्रॉफिक में जो बॉटम लेयर में बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होता है। और डेप्थ कितनी होती है? जो ऑलिगोट्रॉफिक होती है वो डीप होती है, लेकिन जो यूट्रॉफिक होता है वो शैलो, मतलब उतना डीप नहीं होता है, सतह उसकी जो डेप्थ होती है वो कम होती है। फिर देखते हैं वाटर क्वालिटी फॉर डोमेस्टिकल एंड इंडस्ट्रियल, मतलब यूज़ करने लायक है कि नहीं, उसे इंडस्ट्रियल या फिर डोमेस्टिक घरेलू यूज़ में कर सकते हैं कि नहीं। तो ऑलिगोट्रॉफिक को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूट्रॉफिक को कतई यूज़ नहीं कर सकते। अभी हम आगे जाके यूट्रोफिकेशन जब डिस्कस करेंगे आपको अच्छे समझ में आएगा ऐसा क्यों होता है। हम यूट्रोफिक प्लांट जो वाटर बॉडी है उसे हम प्रेफर क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर आता है टोटल सॉल्ट और कंडक्टेंस। अब देखिए ये थोड़ा ज़्यादा साइंस उसमें हो जाएगा, लेकिन जो सॉल्ट्स होते हैं उसके वजह से क्या होता है? जो पानी में कंडक्टेंस होती है, मतलब वो जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। ओके, तो ऑलिगोट्रॉफिक में क्या होता है? ये लो होता है, लेकिन जो यूट्रिफिकेशन में ज़्यादा होता है। कंडक्टेंस मतलब आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, फिर फ्री फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी वजह से कंडक्टेंस होती है। फिर क्या होता है? नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़, तो ऑलिगोट्रॉफिक में ज़्यादा होते हैं, यूट्रॉफिक में कम होते हैं। फिर देखते हैं अब इन न्यूट्रिएंट्स को
निकाला कैसे जा सकता है, किस तरह से रिमूव किया जा सकता है फ्रॉम अ लेक, जिससे कि एजिंग, उससे क्या होगा, एजिंग ना रिवर्स होने लगेगी। ठीक है, तो पहले क्या होगा, फ्लशिंग विथ न्यूट्रिएंट पुअर वाटर्स। अगर ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो गया तो ऐसे पानी डालो, ऐसा ऑलिगोट्रॉपिक लेक पानी उसमें डाल दो, उसी को कहा गया फ्लशिंग। फिर क्या होता है, डीप वाटर एब्स्ट्रैक्शन, जो डीप वाटर है उसको इस तरह मतलब ये एक ट्रीटमेंट का प्रोसेस है, उससे क्या होता है जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो निकाले जाते हैं। फिर आता है ऑन साइट पी एलिमिनेशन बाय फ्लोकुलेशन फ्लोटेशन विद वाटर ब्लैक फ्लो और फोर्टिंग नेसी एब्जॉर्बेंट। अब जैसे कुछ ऐसे एब्जॉर्बेंट्स होते हैं, उसके वजह से क्या होता है, जो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर वे इसे निकाल दिया जाता है, तो पानी में न्यूट्रिएंट की कमी फिर से कम हो जाती है, तो फिर एजिंग को रिवर्स कर सकते हैं। और एक फ्लोकुलेशन एक मेथड होता है, वो भी इसी पे बेस्ड होता है। जो एब्जॉर्बेंट होते हैं, एड्जॉर्बेंट होते हैं, एड्जॉर्बेंट उससे एड्जॉर्ब करने उस पर चिपक जाते हैं और फिर क्या होता है, उसके सरफेस में चिपकने लगते हैं। उसके बाद फिर वो एक जगह वो ठहर जाते हैं, मतलब इस तरह से फ्लोकुलेट कर जाते हैं, फिर उसे निकाला जा सकता है। फिर क्या होता है, ऑन साइट एल्गे रिमूवल। एल्गे कैसे रिमूव किया जाता है, बाय फिल्टर्स और सेम एड्जॉर्बर्स की तरह, एड्जॉर्बर्स से। ये एड्जॉर्प्शन ना एक फिनोमिना है, इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। ठीक है, ये साइंस से रिलेटेड है और इम्पॉर्टेंट है ये, तो आप थोड़ा सा मतलब जस्ट गूगल करिए, ख़त्म हो जाएगा। तो एड्जॉर्प्शन होता है, इस प्रोसेस की वजह से क्या है, ऑल्गो को निकाल लिया जाता है। और ऑन साइट एल्गे स्किमिंग मतलब जैसे एक छन्नी से जैसे निकाला जाता है ना, उस तरह से ऐसे छान कर निकालना, उसे स्किमिंग कहते हैं। और सेपरेटर थिकनिंग। ठीक है, फिर क्या आता है, आर्टिफिशियल मिक्सिंग, डीस्ट्रैटिफिकेशन, परमानेंट और इंटरमिटेंट। तो आर्टिफिशियल इसे मिक्स किया जा सकता है। और फिर क्या हो गया, हार्वेस्ट ऑफ फिश एंड माइक्रोफाइट्स। ठीक है, तो फिर यहाँ पे फिश और माइक्रोफाइट्स को यहाँ पे क्या यहाँ से निकाला जा सकता है। फिर स्लज रिमूवल, जो मतलब जैसे स्लज बन जाती है ना, एक स्लज कैसे एक ऐसे थिकन सी वो बन जाती है। ठीक है, उसके वजह से भी एजिंग होती है, तो उसे निकालना, जैसे जो ऐसे ऐसे मैटर्स आ जाते हैं, जैसे वेस्ट वाटर ये सब जाने लगता है, तो उसके वजह से अंदर एक स्लज सा फॉर्म होने लगता है। तो उस स्लज को जब हटाया जाए तो फिर से न्यूट्रिएंट्स यहाँ से हट सकते हैं लेक से। अब देखिए अमीनपुर लेक, तो फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। अमीनपुर लेक पाया जाता है कहाँ पे, ये है तेलंगाना में। ठीक है, तो ये इसे स्टेटस मिला था फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का, हमारे जो इंडिया में इसे ये फर्स्ट डाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला था। अंडर कौन से, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में। ये एंशियंट मैन मेड लेक है और ये कहाँ पाया जाता है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ तेलंगाना में। तो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट होता है, ये एरियाज होता है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस होती है, मतलब वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ उसे इसलिए इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी होती है। वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ क्रॉप्स पाए जाते हैं विच लाई आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। ये तो आपको पता होना चाहिए, प्रोटेक्टिव एरिया नेटवर्क होगा, और आगे जाके हम डिस्कस भी करेंगे इसी शंकर आयस की बुक में। तो उस एरिया से बाहर रहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स आर मैनेज्ड लोकली। ठीक है, इसे लोकली कॉन्स्टिट्यूटेड जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी होती है, जो वहाँ पे लोकली बनाई जाती है, उसे ये मैनेज करता है और उसकी उसे वो फंडिंग भी पाता है ताकि इसकी प्रोटेक्शन कर सके। फिर क्या आप जानते हैं, अंडर ग्रीन इंडिया मिशन GIM ऑपरेशंस ऑफ 6 स्टेट्स हैव बीन अप्रूव्ड। ठीक है, तो जो पहली सिटिंग हुई थी 2015 में मई में, तो बाय किसके द्वारा, नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें 6 स्टेट्स की जो ऑपरेशंस है उसे मतलब 6 स्टेट्स में कैसे ऑपरेशन करना है अंडर ग्रीन इंडिया मिशन, वो डिसाइड किया गया था। ठीक है, फिर आता है यूट्रोफिकेशन। अब देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छे से आप सुनिए। यूट्रोफिकेशन बहुत एक बड़ा चैलेंज भी है। तो अभी तक हमने एजिंग देखा था, तो ये एजिंग से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो किस तरह से ये वाटर बॉडी को परेशान मतलब ख़राब करता है,
यूट्रोफिकेशन ख़राब है किस तरह से ये देखेंगे। अब ग्रीक वर्ड का मतलब है यूट्रोफा मतलब एडिक्वेट और या फिर हेल्दी न्यूट्रिशन। फिर देखते हैं यूट्रोफिकेशन इज़ अ सिंड्रोम, ठीक है, सिंड्रोम कहा गया है, मतलब सिंड्रोम क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तो सिंड्रोम है इकोसिस्टम का रिस्पॉन्स टू एडिशन ऑफ आर्टिफिशियल और नेचुरल न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हो गए हमारे, नाइट्रेट्स हो गए, फॉस्फेट्स हो गए। कैसे आते हैं ये, फर्टिलाइजर, जैसे सरफेस रन ऑफ मैंने बताया था, तो फर्टिलाइजर्स के थ्रू एग्रीकल्चर पानी जब बहता बहता हुआ आ जाता है इसमें, ठीक है। उसके बाद सूवेज तो पता ही होगा सबको। तो उस वजह से क्या होता है, दैट फर्टिलाइजेज द एक्वेटिक इकोसिस्टम। उसके वजह से इकोसिस्टम जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है उस पर एजिंग स्टार्ट हो जाती है। इस वजह से जो नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स आ जाते हैं। तो प्राइमरीली लीचिंग, मैंने बताया था ना आपको, सरफेस रन ऑफ ये सब, तो लीचिंग होने लग जाती है, मतलब पानी के अंदर से और ग्राउंड वाटर के थ्रू इससे धीरे धीरे आने लग जाते हैं। लीचिंग ऑफ फॉस्फेट्स एंड और नाइट्रेट कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड्स इनटू लेक्स और रिवर। फिर क्या होता है, ग्रोथ ऑफ ग्रीन एल्गे। फिर बाद उसके वजह से क्या होता है, जो ग्रीन एल्गे होती है उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। और फिर हम देखते देखते क्या हो जाता है, वो जो लेक होती है ना, जहाँ पे ये न्यूट्रिएंट्स आ गए थे धीरे धीरे लीचिंग करके और सरफेस रन ऑफ के थ्रू, और या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट ये सब के थ्रू, या फिर सीवेज के थ्रू, तो आप समझ सकते हैं वो पानी कितना गंदा हो जाएगा आगे जाके। तो वहाँ पे ग्रीन एल्गे बनने लगता है। फिर धीरे धीरे जो सरफेस होती है उस लेक की वो कवर हो जाती है पूरी इस ग्रीन एल्गे से। फिर क्या होता है, धीरे धीरे जो फिजिकल आइडेंटिफिकेशन है ना उसे यूट्रोफिकेशन बोलते हैं, मतलब वो पूरा ग्रीन एल्गे से भर जाता है। आगे जाके हम पिक्चर देखेंगे आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। फिर कुछ एल्गे होते हैं जैसे ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं, ये दे थ्राइव ऑन एक्सेस आयंस and a population explosion covers almost entire surface. This is known as algal bloom. This growth is sustainable however. तो क्या होता है, जो कुछ ऐसे भी एल्गे होते हैं जैसे ब्लू ग्रीन एल्गे, ये इन्हीं एक्सेस आयंस में रहते हैं, ठीक है, इसी जगह पे रहते हैं और पूरी तरह से जो सरफेस होता है उसे कवर कर लेते हैं। तो उसके वजह से उस पूरा जो भर जाता है तो फिर उसे एल्गल ब्लूम कहते हैं। लेकिन ये अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाते हैं काफ़ी देर तक, ठीक है। फिर एल्गल ब्लूम के वजह से क्या होता है, जो पूरा सरफेस है वो भर जाता है और फिर उससे क्या होने लग जाता है, अब सरफेस ने पूरा ढक लिया है तो फिर क्या होगा, वाटर जो सनलाइट है, वाटर में जो सनलाइट की जो पेनिट्रेशन है वो चली जाती है, ख़त्म हो जाती है या फिर नहीं हो पाता है। फिर क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैस फ्रॉम एटम्स होने लग जाता है। फिर क्या होता है, ऑक्सीजन जो रिक्वायर्ड होता है, जो वहाँ पे एनिमल्स है, मराइन जो वाटर बॉडीज़ में जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है या फिर एनिमल्स प्रेजेंट है, उनके ऑक्सीजन के लिए, उनके जो लिए मतलब उनके रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो ख़त्म होने लग जाता है बाय इट इज़ रेप्लेनिश्ड बाय डिफ्यूजन एंड फोटोसिंथेसिस ऑफ ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। तो फिर ये कैसे होता है, कैसे रेप्लेनिश होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैस, ठीक है, कैसे होता है, बाय फोटोसिंथेसिस ऑफ ग्रीन प्लांट्स। The oxygen level is already low because of the population explosion, and further oxygen is taken up by microorganisms which feed off the dead algae during decomposition process. Due to reduced oxygen level, fishes and aquatic organisms suffocate. तो जो पहले तो ऊपर ऊपर ग्रीन एल्गे थे उसके वजह से फोटोसिंथेसिस होती है, उसके वजह से थोड़ा बहुत डिफ्यूजन हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे जो नीचे के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए क्या होता है, सनलाइट नहीं आती है, तो फिर बाद में उनके लिए जो उन्हें तो ऑक्सीजन चाहिए होता है, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे वो बढ़ने लग जाते हैं, सडनली ब्लूम होता है ना, एकदम से बढ़ जाते हैं, तो उतना ऑक्सीजन बनता नहीं है। फिर क्या होता है, उसके वजह से ऑक्सीजन लेवल कम होने लग जाता है और ये फिश और ये जो बाकी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो धीरे धीरे घुट घुट कर मरते हैं, सफोकेट करते हैं और मर जाते हैं। फिर क्या होता है, द अनाएरोबिक कंडीशंस कैन प्रमोट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच प्रोड्यूसेस टॉक्सिन्स डेडली टू एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है। जो एनाएरोबिक कंडीशन बनने लग जाती है, हमने देखा होगा किस वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन कम होने लगता है तो एनाएरोबिक कंडीशन बने जाती है, विदाउट ऑक्सीजन की कंडीशन बनती है, उसके वजह से ऐसे ऐसे टॉक्सिन्स बनते हैं। उस वजह से भी क्या होता है, टॉक्सिन्स की वजह से भी जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है वो मरने लग जाते हैं।
फिर क्या होता है, ऑल दिस इवेंचुअली लीड टू डिग्रेडेशन, ठीक है। उसकी वजह से जो इकोसिस्टम होता है, इक्वेटिक इकोसिस्टम खराब होने लग जाता है, डिग्रेड होने लग जाता है, और उससे डेथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स हो जाता है। इट ऑफन लीड्स टू चेंज इन एनिमल एंड प्लांट प्रोडक्शन, ठीक है। इसीलिए हमने देखा था जो यूट्रोफिकेशन में यूट्रोफिक लेक्स दिखाया था, वहाँ पे जो प्लांट की जो पॉपुलेशन होती है और एनिमल पॉपुलेशन होती है, इस वजह से कम हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से ज़्यादा मतलब वो कम हो जाता है, और उससे डिग्रेडेशन ऑफ वाटर एंड हैबिटेट क्वालिटी होने लग जाता है। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से समझा दिया आपको। देखिए पिक्चर के थ्रू फिर से समझाया गया है कि जैसे यहाँ पे न्यूट्रिएंट लोड अप हो रहा है, एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे आ जा रहे हैं, कैसे, थ्रू फर्टिलाइजर्स फ्रॉम लैंड इनटू रिवर्स एंड लेक, क्योंकि इसीलिए बोलते हैं ना, जो लेक्स होते हैं, जो वाटर बॉडीज होती है, उसे ख़राब नहीं करना, तालाब ये सबको ख़राब नहीं करना चाहिए, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये होते रहता है। तो यहाँ पे देखिए ये आ रहा है पहले, फिर सनलाइट की जो पेनिट्रेशन है वो कम हो जा रही है, यहाँ पे एल्गे की लेयर बनती जा रही है, देख रहे हैं आप, तो एल्गे की लेयर बनती जा रही है। फिर देखिए प्लांट फ्लरिश करते हैं, सबसे पहले तो फ्लरिश करते हैं, क्योंकि दिस पोल्यूटेंट कॉज एक्वेटिक प्लांट्स टू ग्रो, तो ग्रो जो एल्गे हो गए, डकवीड हो गए, इस तरह के प्लांट्स ग्रो होने लग जाते हैं। फिर धीरे धीरे इनका ब्लूम होने लग जाता है, एल्गल ब्लूम हो जाता है। फिर क्या होता है, धीरे फिर पहले बढ़ते हैं, उस सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसके बाद फिर ऑक्सीजन डिप्लीट होने लग जाता है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो फिर और धीरे धीरे ऑक्सीजन ख़त्म होने लगता है। फिर सनलाइट यहाँ पे नीचे आना बंद कर देता है, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा भर जाता है, तो सनलाइट आएगा कैसे, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी। फिर धीरे धीरे क्या होता है, प्लांट्स डाई एंड ऑक्सीजन इन द वाटर इज डिप्लीटेड, और यहाँ पे डिकम्पोजर्स की एक्टिविटीज़, तो ये एनरोबिक कंडीशंस की वजह से, ये देखिए डिकम्पोजिशन further depletes oxygen. Dead plants are broken down by bacteria decomposers, using up even more oxygen in the water, ठीक है। तो इनके वजह से डिकम्पोजर्स के वजह से भी फिर और भी जो प्लांट्स बचे कुछ होते हैं वो भी डिकम्पोज होने लग जाते हैं, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है और ज़्यादा। फिर क्या होता है, डेथ ऑफ द इकोसिस्टम, ऑक्सीजन लेवल्स रीच अ पॉइंट वेयर नो लाइफ इज़ पॉसिबल, ऐसे ऑक्सीजन इतनी कम हो जाती है कि वहाँ पे आगे जाके लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, जो फिश है और अदर ऑर्गेनिजम्स फिर मर जाते हैं। तो ये आपको यही पूरा अच्छे से मतलब समराइज़ किया गया है यूट्रोफिकेशन के बारे में, इस तरह से यूट्रोफिकेशन होता है। अब देखते हैं कुछ इस तरह का होता है, जो एल्गल ब्लूम आता है जिसकी वजह से ये सब हो जाता है, पूरा कुछ इस तरह का दिखता है। कितना देखने में कितना घिनौना सा लग रहा है। तो देखिए अभी काफ़ी बड़ा हो गया ये, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में इसे कंटिन्यू करूँगी। चैप्टर बहुत बड़ा है, आप लोग मतलब देखते रहिए, ओके। और वॉइस है इसको सब्सक्राइब कीजिए। टेस्ट सीरीज़ बाय करने के लिए अपना नंबर पे कांटेक्ट करिए जो थंबनेल पे दिया गया हुआ है, ठीक है। और फॉलो करते रहिए, लेक्चर्स को शेयर कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।